भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से लगभग 452 अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, क आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। विधानतः नए राज्य को विधानतः नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 विधि के समझ समता। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समाज, न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में तथा बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठक से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति। अनुच्छेद 111 में और अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के फर्स्ट के क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में विधेयक कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन और अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा का निबंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत का न्यायालय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति।
और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख होना बताता है और अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण है। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। जो सभी न्यायालय होते हैं जिलों या जो भी लेवल पे, उसका उच्च न्यायालय की शक्ति उस पे अधीक्षण की 227 की है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण, ये 245 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। और संघ लोक सेवा आयोग, जब अखिल भारतीय सेवाएं आए तो अनुच्छेद 312 और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा के शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 220 लोकसभा आयोगों के कार्य, अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। इसका भी डिटेल्ड पढ़ना है हम लोग को। और अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में और 352 में राष्ट्रपति की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान है। अनुच्छेद 1 दृष्टि में, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना में अनुच्छेद 2 में बात की गई है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या भागों में परिवर्तन है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का में है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 के क में है। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, ह्यूमन ट्रैफिकिंग
ये अनुच्छेद 23 में, और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के लिए नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। इसे भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व अनुच्छेद 39 में है, और अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 39 का में है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में, और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य तथा जीव की रक्षा, ये 48 क में है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 में भारत का राष्ट्रपति ये होगा, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 57 में है। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पे चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसके बारे में उल्लेख है। और अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70 में है कि किसी परिस्थिति और इमरजेंसी या आकस्मिकताओं की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कार्य करेगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ये अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 का फर्स्ट प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी, ये अनुच्छेद 76 में उल्लेख है भारत का महान न्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 ये संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, इसके बारे में बताया गया है। 79 संसद के गठन का प्रावधान, 80 राज्यसभा की संरचना उच्च सदन, और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना निम्न सदन। अनुच्छेद 83 का फर्स्ट राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके बारे में बताया गया है 83 के फर्स्ट में। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होगा, ये अनुच्छेद 84 में बताया गया है।
और अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में है। अनुच्छेद 100 का फर्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष या विपक्ष के मत बराबर होने पर। अनुच्छेद 100 के फर्स्ट में है कि लोकसभा द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया जाएगा जब पक्ष एवं विपक्ष के मत टाई हो गए हों। अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अनुच्छेद 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। अनुच्छेद 111, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 111 में है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में उसमें बताया गया है। अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट के बारे में बताया गया है। हमारे संविधान में बजट का कहीं उल्लेख नहीं है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से ही है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 117, वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, और यह अनुच्छेद 117 में है। अनुच्छेद 122, न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 122 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 124, उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में है। अनुच्छेद 129, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये अनुच्छेद 129 में है। और अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन रिव्यू करने की शक्ति। अनुच्छेद 137 में है कि उच्चतम न्यायालय किसी फैसले पे या किसी डिसीजन पे वो पुनर्विलोकन रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 के तहत है। 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में सम्मिलित है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में होगा, 155 में है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 161, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार तथा लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की शक्ति राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये हालांकि राष्ट्रपति के जितनी शक्ति नहीं होती हैं, लेकिन कुछ हद तक इसके बारे में इसमें बताया गया है जितने इनके पास है। अनुच्छेद 164 के फर्स्ट, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्रियों के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये अनुच्छेद 164 के फर्स्ट में है। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है। अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 169 में है। ये हर स्टेट में नहीं होता है, लेकिन जहाँ होता है उसके बारे में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन।
अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में 201 में उल्लेख है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद ये 214 में और 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 215 में है। उच्चतम न्यायालय का 124 में है और उच्च न्यायालय का राज्यों के लिए 214 में होगा, इसका प्रावधान है। और अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय के बारे में 129 में है और 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना है। 216 उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान 216 में है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के कुछ रीट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये 231 में उल्लिखित है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 239 के क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। और 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में है। 241 में 243 के ख में पंचायतों का गठन के बारे में और 243 के झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्तीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 टी मानेंगे पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये अनुच्छेद 243 के ट में है। और अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन। पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 ट और नगर पालिकाओं का गठन के लिए 243 के थ में उल्लेखित है। दो सौ तैंतालीस का यस का घ 243 यह के क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है और 243 का यह के घ में जिला योजना के लिए समिति के बारे में है और 243 यह के झ में सहकारी समितियों का निगमन। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान के बारे में है। 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, ये अनुच्छेद 262 में है। 263 अंतर्राज्यीय के विषय में उपबंध। देखिए ये फिर से करते हैं। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये 249 में है। और 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान 253 में है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, ये अनुच्छेद 262 में है।
और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध 263 में है। अनुच्छेद 266 भारतीय और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि कॉन्सिडेंसी फंड के बारे में, ये ध्यान रखिएगा, 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि कॉन्टिजेंसी फंड। 280 में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है। 203 अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, ये अनुच्छेद 300 क में है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में 312 में है। और अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये 315 में है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये अनुच्छेद 324 में है। मतलब निर्वाचनों के बारे में निर्वाचन ये 324 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 326 में है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 326 में बताया गया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाएं हैं उनकी जो निर्वाचन होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, ये अनुच्छेद 330 में है। और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, 144वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान। 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में है लोकसभा में। और 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 219 द्वारा निरसन का प्रावधान। अनुच्छेद 338 में अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, इसके बारे में 338 के क में है। और 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा, इसके बारे में है। अब आते हैं 333 अनुच्छेद 343 पे, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित, ये 343 के अनुच्छेद में वर्णित है। और अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग का गठन होगा, 344 में है। ये राजभाषा आयोग का गठन 344 में है। और अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ये 350 के क में है। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध तथा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये राष्ट्रीय आपात लगता है, 352 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध 356 में है। और 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। यह अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है और आगे भी ना लगे, ऐसा उम्मीद किया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के
360 में 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में 368 में उल्लेख है। आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।